जय हिंदू राष्ट्र। आज गांधी जी और उनकी असफल राजनीति का दूसरा एपिसोड। इसे प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। मेरे एक बड़े क्लोज और बढ़िया मित्र ने गांधी सीरीज पर कहा कि इसका औचित्य नहीं। ये पहले भी एक बार चर्चा आई, आज भी आई। उनके हिसाब से ये जो बहुत बीत चुका है उस की जांच पड़ताल कर से क्या होगा। इतिहास को पलटा नहीं जा सकता। मैंने कई तर्क दिए। गांधी और गांधीवाद कालबाह्य हो चुका है, ऐसा उनका कहना था। मैंने तर्क दिए मगर उनकी सम्मति इससे विपरीत ही रही। बहरहाल मैं जो चाहता हूं कि एक बड़े गंभीर कालखंड में गांधी राजनीति के उस हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की राजनीति के उस समय प्रकट हुए जब प्रथम विश्व युद्ध होकर चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व के बाद इस्लामी सलातीन ख़त्म कर दिए गए, खिलाफत ख़त्म कर दी गई, बहुत सारे राज्य उभर आए, जगह जगह इस्लाम फैल रहा था, भारत में बड़ा विचित्र हाल था। उस काल में राजनेताओं की, हमारे देश के जो प्रमुख लोग थे, उनकी निर्मिति कैसी थी। अचानक कोई चीज अपने आप नहीं बनती। इतिहास पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव डालने वाले व्यक्ति शून्य से नहीं बनते। उनका बाल्यकाल, किशोरावस्था, उनके तारुण्य जीवन का निर्माण करते हैं। इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये कितना गंभीर है ये इसे समझना चाहिए। अभी पिछला जो चुनाव था उसमें भोपाल से सांसद का चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा भारती से एक पत्रकार ने पूछा, प्रश्न था कि आपकी दृष्टि में गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वो एक देशभक्त हैं। इस पर बड़ा हंगामा हुआ। मीडिया के दबाव में भाजपा के नेतृत्व ने कुछ हल्की बातें भी की, 3-5 भी की। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गांधीवाद और गांधी कालबाह्य हो गए। गांधी कालबाह्य तो काफी पहले हो चुके थे। खिलाफत आंदोलन के असफलता और मोपला हिंसा के बाद से ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र से गांधी का अवसान हो चुका था। ये इस हद तक था कि नेहरू, पटेल आदि नेताओं ने उनसे मिलना, उनकी सुनना बंद कर दिया था। तो गांधी तो तभी समाप्त हो लिए थे, मगर गांधीवाद राष्ट्र की जान को अभी भी हत्या बन के पड़ा हुआ है। गांधी की अहिंसा राष्ट्र के गले में पड़ा हुआ मुर्दा सांप है। धर्म राष्ट्र के व्यवस्थापक अहिंसा पर नहीं चल सकते। व्यक्तिगत जीवन में किसी साधु के, किसी सन्यासी के, संत के, किसी ग्रही व्यक्ति के भी जीवन में अहिंसा चल सकती है, मगर राष्ट्र नहीं चल सकता, सेनापति नहीं चल सकता, राजा नहीं चल सकता। उसका कार्य राष्ट्र की रक्षा है। अहिंसा से राष्ट्र की रक्षा हो ही नहीं सकती। पड़ोसी देश की तो छोड़िए, आंतरिक जो अशांति है वही देश को नष्ट कर देगी। अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि मूलतः व्यक्तिगत व्यवहार हैं। गांधी एक ऐसे अजीब व्यक्ति थे कि व्यक्तिगत चिंतन को राष्ट्र और राज्य का दर्शन बनाने पे तुले थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देश के विभाजन का प्रस्ताव गिर गया। उसे दोबारा ऊट पटांग, बेसिर पैर के तर्क देकर गांधी ने पारित कराया। यानी विभाजन में हुई लाखों हत्याओं के मूल जिम्मेदार गांधी थे। उनके माथे करोड़ों लोगों को उजाड़ देने का कलंक है। आखिर देश में जो विभाजन हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। उनके कष्ट के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है कि नहीं? इसके लिए भारत विभाजन जिम्मेदार है। भारत विभाजन के लिए इस्लाम तो कारण है ही, मगर वो भारत की ओर से किसने स्वीकार किया था? वो गांधी थे। वो भारत माता के अंग भंग के महापाप के दोषी हैं। मगर उसके बावजूद गांधीवादी एक ऐसी चीज थी, वो अब गले पड़ा हुआ है। उस समय भी ऐसा था कि उस सारी बदतमीजियों के बावजूद उनकी जुर्रत हुई कि देश पर पाकिस्तान के नेतृत्व में हुए कबायली आक्रमण के समय
55 करोड़ रुपए लौटाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाएं। आज की पीढ़ी इस बात से अवगत नहीं है कि गांधी की मृत्यु से पहले दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे जिसमें गांधी को मर जाने दो के नारे लगते थे। फिर गांधी को नाथूराम जी ने दंडित कर दिया और देश में वध के बाद सहानुभूति उपज गई। इस सहानुभूति की लहर का लाभ उठाने के लिए नेहरू ने सत्य का गला घोंट दिया। गांधी वध के बाद कोर्ट में दिए गए नाथूराम गोडसे जी के बयान नेहरू सरकार ने क्लासिफाइड बना के 30 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पोर्टल, पत्र, मैगजीन, अखबार छपने, इधर उधर किताब सबके लिए वर्जित कर दिए। ये कांग्रेस की व्यवस्था थी। देश विभाजन, करोड़ों बंधुओं के विस्थापित हो जाने, बर्बाद हो जाने के बाद कांग्रेस को वोट कहां से मिलता? फलतः विस्थापन की सहज व्युत्पत्ति, दोनों ओर से जनसंख्या का स्थानांतरण, जिसके पक्ष में जिन्ना, पटेल और अंबेडकर जैसे नेता थे, में गांधी ने पलाता लगा दिया। अगर पूर्ण स्थानांतरण होता तो इतनी हिंसा न हुई होती। इतना सब जिन लोगों के कारण हुआ, उनकी निर्मिति कैसी थी, इस पर कुछ बातचीत। कुछ वर्ष पूर्व दैनिक जागरण में छपे एक समाचार का मुझे स्मरण आ रहा है। उसके अनुसार साउथबीज, जो विश्व में बड़ी नीलामी करने वाली संस्था है, ने गांधी के साउथ अफ्रीका में प्रगाढ़ मित्र हरमन कलीनबाख को लिखे गए उनके कई पत्रों को नीलाम किया था। इन पत्रों को तत्कालीन भारत सरकार ने खरीद लिया और संभवतः नष्ट कर दिया। इस विशिष्ट मैत्री प्रसंग को जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जो 2011 में छपी है, में लिखा है। ये बहुत उत्पाती विषय था और बड़ा बवाल होने की संभावना थी, अतः उन्होंने प्रमाण भी एकत्र किए। ये प्रमाण गांधी के स्वयं हरमन कलीनबाख को लिखे पत्रों से मिलते हैं। कलीनबाख ने अपने भाई को लिखे पत्रों में गांधी का अंतरंग मित्र कह के उल्लेख किया है। कलीनबाख, अब इस पर ध्यान दें, अत्यंत धनी, तगड़े बॉडी बिल्डर और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कलीनबाख ने ही गांधी को 1100 एकड़ भूमि साउथ अफ्रीका में दी थी, जिस पर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। आइए इस पुस्तक के विवादास्पद प्रसंगों को जाना जाए। मैं अंग्रेजी की वाक्य पढ़ रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ जाएगा। Great soul Mahatma Gandhi and his struggle with India claims that the founder of modern India had a sexual relationship with Hermann Kallenbach, a German Jewish bodybuilder, and also made disparaging remarks about black Africans during his early years in South Africa. गांधी ने साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में बड़ी अशिष्ट बातें, जो वहां के मूल निवासी हैं काले, उनके बारे में की थी। इस किताब के अनुसार गांधी के हरमन कलीनबाख के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। One criticism is Lelywold's use of documentary evidences and enforce opinion to point out to the relationship that Gandhi had developed with a Prussian architect whom the Indian playfully wasted as having received physical training in the hands of Sendo. Lelywold inquiry includes quotes from a letter sent by Gandhi to Kallenbach from London in 1909. Your portrait, ये गांधी कहते हैं कि तुम्हारा पोर्ट्रेट, तुम्हारी फोटो, ब्रैकेट में वो लिखते हैं द ओनली वन, अकेली, स्टैंड्स ऑन माई मेंटल पीस इन द बेडरूम, तुम्हारी फोटो मेरे मेंटल पीस पर, अकेली फोटो मेरे मेंटल पीस पर रखी है। The mental piece is opposite to the bed, the purpose of which is to show you and me how completely you have taken possession of my body. इसको वहां लगाने का उद्देश्य यह है कि तुम और मैं दोनों ये ध्यान रखें, समझ सकें कि तुमने मेरे शरीर को किस तरह से अपने काबू में कर लिया है। This is slavery with a vengeance. Later the Indian गवर्नमेंट बॉट सेवरल लेटर्स, उसके बाद भारतीय सरकार ने खरीद लिए और इनको संभवतः जला दिया, मगर ये सब नेट पर उपलब्ध हैं। मेरे मुंह में खाक, मुझ पे लानत,
मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांधी जो कांग्रेस के बाप हैं, जिन्हें गांधी कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का खिताब दिया, कि ऐसे होंगे। मगर ये सच है कि गांधी और कलिनबाग एक दूसरे को अपर हाउस और लोअर हाउस कहकर पुकारते थे। 4 वर्ष तक एक ही घर में ये अपर हाउस और लोअर हाउस साथ साथ रहे। न करते हुए मन में विचार तो दबे पांव ही सही आता है कि दो पुरुष एक दूसरे को न भूतो न भविष्यति ऐसा संबोधन क्यों देते होंगे। ऐसे अजीब संबोधन इतिहास में पहले कभी नहीं मिलते। कम से कम मैंने नहीं पढ़े सुने। आपने सुने तो बताएं। कोई पुरुष दूसरे पुरुष को लोअर हाउस, ये लोअर का क्या अर्थ है, किस लिए कहा जा रहा है, दूसरे को अपर क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है। मैंने इस तरह से सोच के देखा और कुछ मित्रों को मन ही मन अपर हाउस और लोअर हाउस सोचा जाए ऐसा। तो साहब मेरी बुद्धि तो स्तब्ध हो गई, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, ठंडे पसीने आने लगे। होश में लाने के लिए मेरी पत्नी ने मुंह पे छपाके मारे। चलिए मैं तो असफल हो गया, मगर कांग्रेसियों जिन्होंने ये राष्ट्रपिता बनाया है गांधी को, वो ही बताएं इस अपर हाउस और लोअर हाउस का क्या मतलब है। मूल बात यह है कि जिस समय राष्ट्र को पौरुषवान नेतृत्व की आवश्यकता थी, वीर नेतृत्व की आवश्यकता थी, इस्लाम आंखें दिखाता हुआ मुंह फाड़े ताल ठोकता हुआ बढ़ रहा था, उससे भिड़ना था, उससे निपटना था। देश का विभाजन इसके बिना बच नहीं सकता था। उस समय भारत का नेतृत्व करने वाली निर्मिति कैसी थी, वो लोग क्या थे जिन्होंने भारत की इतनी दुर्गति की। देश का विभाजन कोई सामान्य घटना नहीं है। राष्ट्र की सबसे भयानक घनीभूत पराजय 14 अगस्त 1947 को हुई, जब हमारा 1/3 हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया, पूज्य मातृभूमि के हाथ काट डाले गए, लाखों लोग मार दिए गए, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। भयानक कष्ट, भयानक कष्ट। उस काल में गांधी आने वाले लोगों को सुझाव दे रहा था कि निकलने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो वहीं मुसलमानों के हाथों मारे जाओ, अहिंसा के लिए अपने प्राण दे दो। ऐसी बेहुदा बात कहने वाला व्यक्ति लाहौर में, सियालकोट में, ढाका में, कराची में जाकर आमरण अनशन पर नहीं बैठा, आमरण अनशन पर भारत में बैठा, हिंदुओं में बैठा, जिस पर जोर चलता था, जिससे अपेक्षा थी कि राष्ट्र का नेतृत्व करे, वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा था। तो एक ये जानकारी आपको देनी थी। कल फिर शाम में बात करूंगा। राष्ट्र यूं ही नहीं जयी होता, इसके उत्थान के लिए, राष्ट्रोत्थान के यज्ञ के लिए पुरोहित चाहिए होते हैं। ध्यान रहे, राष्ट्रोत्थान का यज्ञ शाकल्य से, घी से, समिधा से नहीं चलता, इसमें नरमुंडों का होम होता है। जिन लोगों ने राष्ट्र को बलिदान करा दिया, जिन्होंने राष्ट्र का सत्यानाश किया, वो कैसे थे, एक छोटा सा ही अंश कल फिर शाम में आपसे भेंट होती है। जय हिंद राष्ट्र।